755 करोड़ की संपत्ति, सत्ता का समर्थन और अब नामांकन पर सवाल। क्या झारखंड राज्यसभा चुनाव में होने वाला है बड़ा खेल या सिर्फ तकनीकी गलती पर खड़ा किया जा रहा है राजनीति तूफान? 18 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव की चर्चा कम और उम्मीदवारों की नामांकन की चर्चा ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक तरफ है 755 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले उम्मीदवार परिमल नाथवानी, तो दूसरी तरफ उनके नामांकन पर उठते सवाल। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक फॉर्म, एक तकनीकी गलती पूरे चुनाव का समीकरण बदल सकती है? आज इसी कहानी को समझेंगे पूरी विस्तार से। दरअसल झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और इसी चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, जिनमें झामुमो के बैजनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी शामिल है। नामांकन दाखिल हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। सबसे पहले बात परिमल नाथवानी की, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। शपथ पत्र के मुताबिक उनके पास करीब 755 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा 338 करोड़ रुपए का निवेश शेयर बॉन्ड में किया गया है। वहीं उनकी पत्नी के नाम करोड़ों रुपए के गहने भी दर्ज हैं। हालांकि उन पर 256 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। यानी आंकड़े के लिहाज से देखें तो वे इस चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। लेकिन कहानी सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रही, क्योंकि नामांकन की जांच के दौरान कांग्रेस की ओर से उनके दस्तावेज पर आपत्ति दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि कुछ दस्तावेज में उनका नाम परिमल नाथवानी लिखा गया है, जबकि कुछ में नाथवानी परिमल। इतना ही नहीं, उन पर कुछ कंपनी में निदेशक होने की जानकारी छुपाने, हलफनामे में कुछ कॉलम खाली छोड़ने और अधूरी जानकारी देने के आरोप भी लगे हैं। अब यही से पूरा मामला राजनीतिक और कानूनी बहस में बदल गया है, क्योंकि सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ तकनीकी गलती है या फिर चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन। हालांकि दूसरी तरफ बाकी उम्मीदवार की प्रोफाइल भी कम दिलचस्प नहीं है। झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम की अगर बात करें तो उनके पास करीब 4 करोड़ 55 लाख रुपए की संपत्ति है। खेती और मकान किराए से उनकी आय होती है। उनके पास 14 एकड़ जमीन और 5 गाड़ियां भी हैं, जबकि उन पर करीब 66 लाख रुपए का कर्ज है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जेएमएम के 20 विधायक उनके प्रस्तावक बने हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा पेशे से कानून की पढ़ाई कर चुके हैं, अविवाहित हैं और उनके पास करीब 1 करोड़ 91 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जबकि उनके प्रस्तावकों में कल्पना सोरेन, राजद और माले के विधायक भी शामिल हैं। अब अगर पूरे विवाद की बात करें तो कांग्रेस विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने परिमल नाथवानी के नामांकन पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद निर्वाचन पद अधिकारी ने तत्काल फैसला लेने के बजाय सुनवाई करने का निर्णय लिया है। यानी मामला अब सिर्फ राजनीति बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में पहुंच चुका है, जिसमें परिमल नाथवानी को खुद या उनके प्रतिनिधि के जरिए जवाब देना होगा। वहीं प्रणब झा और बैजनाथ राम को भी उपस्थित रहने का कहा गया है। ऐसे में अब पूरी राजनीति नजर इसी सुनवाई पर टिक गई है। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये है कि आखिर कानून क्या कहता है, क्योंकि चुनावी राजनीति में अंतिम फैसला भावनाओं से नहीं, कानून से तय होता है। प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के सबक्लोज 4 के मुताबिक छोटी तकनीकी गलतियों के आधार पर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकता। यानी अगर उम्मीदवार की पहचान स्पष्ट है तो नाम की स्पेलिंग या क्रम या मामूली त्रुटियां हो नामांकन खारिज करने का आधार नहीं बनती। लेकिन अगर उम्मीदवार ने जरूरी जानकारी छुपाई हो, हलफनामा अधूरा हो, दस्तावेज गलत दिए गए हो या कानूनी शर्तें पूरी नहीं की हो, तब रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन रद्द भी कर सकता है। यानी अब पूरा मामला इस बात पर टिका है कि जो आपत्तियां उठाई गई है
वे सिर्फ तकनीकी हैं या गंभीर कानूनी खामियां। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि क्या सभी उम्मीदवार के लिए नियम बराबर तरीके से लागू होते हैं। हालांकि निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं दिया गया है। उधर 18 जून को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले झारखंड की राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है, क्योंकि यह चुनाव अब सिर्फ 2 सीटों का चुनाव नहीं रह गया, बल्कि पैसे, राजनीति प्रभाव और कानून की बहस में बदल चुका है। एक तरफ 755 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो दूसरी तरफ राजनीतिक गठबंधन और बीच में लोकतंत्र का कानून। अब सबकी नजरें निर्वाचन पदाधिकारी के फैसले पर टिकी है, क्योंकि आने वाला फैसला सिर्फ एक उम्मीदवार का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि लोकतंत्र में नियम कितने बराबर तरीके से लागू होते हैं। ऐसे आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए लोकतंत्र 19 के साथ, देखते रहिए लोकतंत्र 19। तब तक के लिए जोहार रहेगा।